हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बहुत दिनों बाद आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। वीडियो नहीं बना पाया इधर रिसेंट पास्ट में, माता जी की तबीयत अच्छी नहीं रही। आज कर्नाटका हाई कोर्ट का मच अवेटेड जजमेंट हिजाब के सिलसिले में आया। टीवी चैनल्स पर, न्यूज पेपर्स में उसका चारों तरफ जिक्र है। 129 पेज का जजमेंट है, 3 जज बेंच का। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने लीड किया बेंच को। जजमेंट में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के सिलसिले में क्या कहा गया, हिजाब क्या इस्लाम का एक एसेंशियल हिस्सा है, इसके बारे में क्या बातें कही गई। इस जजमेंट का लिबर्टी मॉडल पर क्या असर होगा, स्कूल और कॉलेजेस के जो प्रशासक हैं उनको क्या शक्तियां मिल गईं। लेकिन सबसे पहले कुछ खरी खरी बातें। भारत रिलीजियस प्रधान देश है, धार्मिकता बढ़ रही है, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्मवाद कम हो रहा है। पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रिलीजियोसिटी राजनेता कर रहे हैं, चुनाव धर्म के नाम पर हो रहे हैं। 21वीं सदी की लड़कियां हिजाब में हों किसी धर्म की वजह से, इस पे बहुत लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। होना यह चाहिए था कि इस पूरे केस में लोकली उसको सेटल किया जाता। धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट का यह मामला नहीं। अभी भी अब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसका स्वागत किया जाए। उसके विरुद्ध यदि अपील में जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। उसके बारे में कोई क्रिटिसिज्म करना हो जज को मोटिव एट्रीब्यूट किए बिना तो वो किया जाए, वो देश के संविधान उसकी इजाजत देता है। चुनाव थे कई राज्यों में, लेकिन मुद्दा हिजाब का छाया रहा। मैं समझता हूं कि वो जो एक रिलीजियस प्रैक्टिस का ट्रैप था, उसने पूरा केस बिगाड़ दिया। अगर यह केस ऐसे लड़ा जाता कि हम एक मॉडर्न देश के रहने वाले हैं, हमारा संविधान हमें ऑटोनॉमी देता है, चॉइस देता है, प्राइवेसी देता है कि हम जो चाहें करें, तो जजमेंट की राह कुछ अलग होती। आर्गू ऐसे किया गया कि हमें चॉइस नहीं है, हमारा धर्म हमें इसकी चॉइस नहीं देता। इसलिए आर्गू किया गया क्योंकि एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन, जिसके विरुद्ध मैं लिखता रहा हूं, उसमें धर्म में क्या अनिवार्य है और क्या अनिवार्य नहीं है, उसके जो पैमाने सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, उन पैमानों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि यह आर्टिकल 25 का मामला नहीं है, यह 21 और 19 का मामला है। जब पेटिशनर ने धर्म के नाम पे आर्गू किया तो सरकार ने नेचुरली जवाब में कहा कि यह आपके धर्म का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, और पूरा जजमेंट लार्जली आर्टिकल 25 पे बन गया। यह एक ट्रैप था जिसमें यह पेटिशनर गिर गए। 2 साल बाद स्कूल खुले थे, खुशी खुशी बच्चियां स्कूल आती, पढ़ती, यह बेहतर था। लेकिन कर्नाटका में भी चुनाव होने वाले हैं, और चुनावों में धर्म क्योंकि छाया रहता है, इसलिए एक सर्कुलर आ गया। उस सर्कुलर को इशू करने की पावर थी या नहीं, यह मेन प्रश्न होता। अदालत ने बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया स्टेट की पावर्स का। करिकुलम
को कह दिया कि ये यूनिफॉर्म को भी इंक्लूड करता है। डिसिप्लिन और हार्मनी के नाम पर हिजाब के बैन को अपहोल्ड किया। ये पूरा जजमेंट लिबर्टीज के लिए सेटबैक है, कंट्रोल और डिसिप्लिन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन बहुत अच्छा जजमेंट लिखा गया है, बहुत ऑथेंटिक जजमेंट है। स्कॉलर्स को कोट किया गया है, पुराने जजमेंट्स को कोट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इसे अपहोल्ड करेगी या ओवर रूल करेगी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यकीनन यह जजमेंट जाके सबरीमाला के रिव्यू से टैग हो जाएगा। और सबरीमाला का जब जजमेंट का रिव्यू आएगा, तब फाइनली सुप्रीम कोर्ट हिजाब के मामले में कुछ कहेगी। लेकिन इस जजमेंट के स्टे होने की मुझे कोई उम्मीद नहीं। जिस तरह से वो जजमेंट लिखा गया है, पहली नजर में उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट स्टे करती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। आइए जरा समझते हैं कि इस पूरे जजमेंट में जो कहानी है, उस कहानी को समझें। मुसलमानों में और धर्म के मानने वालों में बहुत लोग ये समझते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता में वो जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन हमारे न्यायालयों ने यह फैसला किया, अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया कि हर चीज धर्म से गवर्न होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो हर चीज को प्रोटेक्ट करेगी। सिर्फ वो चीजें जो इंटेग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन है, सिर्फ उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और ये एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन बन गया। कहानी तो शुरू ऐसे हुई थी कि क्या जो दलित हैं वो मंदिरों में आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहना तो सिर्फ इतना चाहिए था कि अनुच्छेद 17 ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया, इसलिए अब कोई भी मंदिर में आ सकता है। आर्टिकल 25 में खुद लिखा हुआ है कि सारे सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए गए। सबरीमाला में इस प्रोविजन को यूज किया। लेकिन अदालत चली गई धर्म में। मैंने बार बार कहा है कि जजेस की ट्रेनिंग हमारे मॉडर्न कॉमन लॉ में है, धर्म में उनकी ट्रेनिंग नहीं है। धर्म का लॉजिक अलग होता है, उसकी मेथोडोलॉजी अलग होती है। लेकिन वो धर्म में गए और उन्होंने कह दिया कि अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, इसलिए आपको इसका प्रोटेक्शन नहीं। मैं समझता हूं इसके जाने की जरूरत नहीं थी। आज भी मैं कह रहा हूं, ट्रिपल तलाक के मामले में भी मैंने कहा था कि यह पूरा आर्गुमेंट कि कोई चीज अगर कुरान में है तो वो एसेंशियल है, यह हमें प्रॉब्लम में डाल सकती। क्योंकि कल यह प्रश्न आएगा कि कोई चीज अगर वेदास में है तभी वो एसेंशियल है, तो वेदास के बाद जो पुराण आए, जो स्मृतिज आई, जो कमेंट्रीज आई, जो कस्टम्स बनी, क्या उनको नकार दिया जाएगा? फिर तो हिंदू धर्म की जो व्यापकता है वो समाप्त हो जाएगी। लॉ के हिसाब से तो वेदास में बहुत कम चीजें आपको मिलेंगी। हर धर्म का एक एवोल्यूशन होता है, बदलते रहते हैं धर्म, नई नई चीजें उनमें आती रहती हैं। जीसस क्राइस्ट के 500 साल बाद सेंट पॉल ने बाइबल को इकट्ठा कर दिया और वो उस फॉर्म में आ गई जिसमें हम देखते। प्रॉफिट के 200 साल बाद हदीस लिटरेचर का कलेक्शन को इकट्ठा कर दिया गया और पूरा हदीस लिटरेचर आपके सामने आ गया। पूरे एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन से मेरी शिकायत है
कि इसमें एक प्रैक्टिस को दूसरी प्रैक्टिस पे प्रिविलेज किया जाता है। धर्म कोई चंद प्रिविलेज प्रैक्टिसेस का नाम नहीं। धर्म में तो बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, सब मिलाकर धर्म बनता है। कुछ चीजें उसमें ज्यादा अहम होंगी, कुछ कम अहम होंगी, लेकिन सबको मिलाएंगे तब धर्म बनेगा। अगर सिर्फ कह दिया जाए कि जो चीज कुरान में है सिर्फ वो मानी जाएगी, तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो कुरान में नहीं है लेकिन हदीस में है। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो बाद में डेवलप हो गई और वो जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा बन गई। मैं समझता हूं कि धर्म की आजादी में अब सुप्रीम कोर्ट का जो सबरीमाला का जजमेंट है उसका वेट किया जाना चाहिए। यह केस यकीनन वहीं जाकर समाप्त होगा। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि देश सेकुलर था 1976 से पहले भी, यानी वर्ड सेकुलर ऐड होने से आप सेकुलर नहीं बने। कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म की बात की। कोर्ट ने बहुत ज्यादा एम्फेसिस दी कि अनुच्छेद 25 में जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो तो सबऑर्डिनेट कर दिए गए हैं दूसरों के फंडामेंटल राइट्स के, यानी इक्वालिटी का राइट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का राइट। लेकिन जो चीज ओवरलुक की गई जजमेंट में वो ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता का एक कलेक्टिव राइट है आर्टिकल 26 में। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ, जो एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन है वो तो जो शब्द 26 में आए इन मैटर्स ऑफ रिलीजन की कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुआ, और आर्टिकल 26 दूसरे मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं किया गया। धर्म क्या है? यह जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने श्रीरुर मठ के केस में दिया 1954। ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर इंटीग्रल टू द रिलीजन, और कहा इंटीग्रल कैसे डिसाइड होगा? उस धर्म के स्क्रिप्चर्स से। स्क्रिप्चर्स को कैसे पढ़ा जाए? हम कुरान को किसी एक्ट और स्टैट्यूट की तरह ना पढ़ें। वेदास और बाइबल को हम अपनी पार्लियामेंट के पास किए हुए किसी लॉ की तरह ना पढ़ें। पहले कहा जा रहा था कि कोई चीज स्क्रिप्चर में है तो एसेंशियल है। अब इस जजमेंट में कहा जा रहा है कि यह काफी नहीं है जब तक उस चीज को मैंडेटरी ना बनाया गया हो और उसको न मानने से सजा ना हो, तब तक एसेंशियल नहीं है। तो जनाबे वाला, अडल्ट्री और होमोसेक्सुअलिटी की तो सजा भी है। कहा जा रहा है कि साहब ये फैजी ने लिखा है कि ये फर्ज है और ये हराम है और ये वाजिब है और ये सुन्नत है, तो हराम है। ये लॉ ने उसको लेकिन लीगल बना दिया। धर्म में वो आज भी सिन है। यह कहा जाना कि कोई प्रैक्टिस को आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन जब मिलेगा कि अगर उसको नहीं माना गया तो ग्लोरी ऑफ दैट रिलीजन समाप्त हो जाएगी। यह बहुत बड़ा बर्डन है। किसी मुसलमान के नमाज पढ़ने, रोजा रखने या ना रखने से ग्लोरी ऑफ इस्लाम नहीं समाप्त हो जाएगी। अयोध्या में जाने या ना जाने से ग्लोरी ऑफ हिंदुइज्म समाप्त नहीं हो जाएगी। मानने वाले किसी धर्म के क्या करते हैं उससे धर्म की ग्लोरी का ताल्लुक नहीं है। वास्तव में तो हम में से कोई अपने धर्म के जो रियल आदर्श हैं उन पर नहीं चलता।
मैं समझता हूं कि धर्म की आजादी देने से एक बेहतर समाज बनता है, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी अपहोल्ड होती है, वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल और फैमिलीज और कम्युनिटी होती है। जब धर्म की स्वतंत्रता को डिनाई किया जाएगा, एक फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन होगा। अगर कोई बच्चा यह समझता है कि उसको अपने सर को ढकना चाहिए, पहले तो यह हो सकता है फैमिली कहे कि अब हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं समझता हूं कि बेटी अगर सर ढके तब भी उसे पढ़ाओ। जजमेंट के पहले पैराग्राफ में यह बात कोट की गई है कि धर्म और कल्चर ये सब पर्दे से रिलेटेड है। हिजाब अक्सर मुसलमान औरतों को लिबरेट करता है कि उनके घर वाले उन्हें बाहर जाने देते हैं अगर वो हिजाब में पहने। इससे तो कोई इनकार नहीं कि हमारे समाज में आज भी पैट्रियार्की है। लेकिन सर को ढकना, इसका एक ज्योग्राफिकल रीजन भी है। राजस्थान में भी घूंघट है, रेगिस्तान है, हवाएं हैं, रेता है, सर में रेत आ जाती है। अरबिया में भी ये था। यह कहा जाना कि कोई चीज एसेंशियल तभी मानी जाएगी जब वो उस रिलीजन से पहले हो या उस रिलीजन के ओरिजिन पे हो, यह भी शर्त बहुत ज्यादती वाली है। बहुत सी चीजें रिलीजन्स में ऐड होती जाती हैं ओवर टाइम, जैसे जैसे रिलीजन डेवलप करता है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कुरानिक वर्सेस का भी इंटरप्रिटेशन किया गया वो भी प्रॉब्लमैटिक है। लेट देयर बी नो कंपल्जन इन रिलीजन, इसको कोट किया गया। एक तरफ तो शर्त लगाई जा रही है कि वही चीज एसेंशियल होगी जिसको न मानने पे सजा हो। एक तरफ कहा जा रहा है कि धर्म में कोई कंपल्जन नहीं है। बेसिकली इस वर्ष का मामला यह है कि गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने में कंपेल ना करो, कोर्स ना करो, फोर्स ना करो। कोई आपके धर्म को ना मानना चाहे तो उस पर जबरदस्ती ना करो। सुप्रीम कोर्ट के अपने भी फैसले हैं। गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो आउटसाइड अथॉरिटी हैज एनी राइट टू से दैट दीज आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ रिलीजन एंड इट इज नॉट ओपन टू द सेकुलर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टू रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट देम इन एनी मैनर दे लाई। 1959 का सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑटोनॉमी है रिलीजन को, हर रिलीजन को यह ऑटोनॉमी है कि डिसाइड करे कि क्या एसेंशियल फीचर्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं, कीपिंग इन व्यू इट्स ओन रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजन्स में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं। कोर्ट ने कहा हम सिर्फ अब्दुल्ला यूसुफ अली का इंग्लिश ट्रांसलेशन मानेंगे क्योंकि शाहबानों के जजमेंट में उसे कोट किया गया। यह पैमाना सही नहीं। अब्दुल्ला यूसुफ अली का अच्छा ट्रांसलेशन है, ऑथेंटिक है, लेकिन उसमें कई चीजें गलत ट्रांसलेट हो गई। कोई एक ट्रांसलेशन जो ओरिजिनल टेक्स्ट है अरबिक में उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। कोर्ट ने बड़ी नाराजगी दिखाई कि यह मुस्लिम लड़कियों ने बताया नहीं कि कोई मुल्ला, कोई मौलवी एफिडेविट देता कि यह हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस है। मैं समझता हूं कि केस को जैसे लड़ा जाना चाहिए वैसे भी नहीं लड़ा गया। लीगल मामलात में मैं कहता रहा हूं कि पार्लियामेंट को लॉ जल्दी नहीं बनाना चाहिए। अब आपसे कह रहा हूं अदालत जाने में जल्दी ना कीजिए।
सोच समझकर अदालत जाइए। डेविल्स आर्गुमेंट्स देखिए कि आपकी तरफ से क्या आएंगे। कोर्ट ने कई सवाल में ऐसे पूछे जिसने लड़कियों पर बहुत हैवी बर्डन डाला। इतना सख्त बर्डन ऑफ प्रूफ मुनासिब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। जब बात हुई कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में तो आपका यह प्रोटेक्ट नहीं होता, तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का सबूत क्या है? क्यों आप यह कहना चाहती थी? क्या थॉट था आपका? कब से आप बुर्का पहन रहे हैं? यह बात सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मुसलमान आज तक नमाज नहीं पढ़ता था, आज से नमाज पढ़ने लगे, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई नमाज तुम्हारे लिए एसेंशियल नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के मामले में कोई वेवर नहीं होता। कोई काम कोई कल तक नहीं करता था, आज कर सकता है अगर उसका राइट है। मैं समझता हूं कि यह जजमेंट फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रेस्ट्रिक्ट करता है, और इसलिए रेस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट है उससे हाई कोर्ट बंधी हुई। हाई कोर्ट के जजेस को यह आजादी नहीं है जुडिशियल डिसिप्लिन की वजह से कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध चले जाएं। लेकिन सबरीमाला के जजमेंट को होते हुए भी कर्नाटका हाई कोर्ट का ही कुछ और मैटर्स में जजमेंट्स आए हैं जो उन्होंने डिस्टिंग्विश कर लिया सबरीमाला के जजमेंट्स। जजमेंट को सेलिब्रेट करेंगे स्कूल के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स। कंट्रोल और डिसिप्लिन को अपहोल्ड किया गया। वो जजमेंट्स भी कोट कर दिए गए जिसमें किसी बच्चे ने स्कूल के बाहर किसी सड़क पर सिगरेट पी लिया और उसकी अगले दिन केनिंग कर दी गई। कहा गया कि स्कूल विदाउट यूनिफॉर्म नहीं हो सकते। मैं समझता हूं कि सैकड़ों दुनिया में स्कूल हैं जहां यूनिफॉर्म नहीं है। यह भी कहा गया कि पेटिशनर्स कोई सब्सटेंटिव राइट्स की बात नहीं कर रहे, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू प्राइवेसी। अगर आर्गुमेंट्स जैसे समअप किए हैं जजेस ने वो देखेंगे तो ऐसी बात नहीं थी। मेनली तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे आर्गू किया, लेकिन ऑटोनॉमी और चॉइस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आर्गुमेंट है। लेकिन उस आर्गुमेंट को इतनी अहमियत जजमेंट में नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। कह दिया गया कि स्कूल क्योंकि एक पब्लिक स्पेस है, क्वालिफाइड पब्लिक प्लेस है, इसलिए सब्सटेंटिव राइट्स अगर हो भी तो उनको कर्टेल किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इन नटशेल इस पूरे जजमेंट में राइट्स को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है इसकी डायरेक्शन दी जाती है। उस तरफ जा रहा है मामला। लिबर्टीज को कैसे अपहोल्ड किया जाए उस तरफ नहीं है इशारा। और फिर वो रीजनेबल अकोमोडेशन जिसमें लड़कियों ने यह कहा था कि जिस कलर का दुपट्टा है यूनिफॉर्म का, अगर हम उस दुपट्टे को ही ढक लें जैसा कि केंद्रीय विद्यालयों में अलाउड है, उस रीजनेबल अकोमोडेशन को भी जज ने नहीं माना। और उन्होंने कहा इससे भी एक डिस्टिंक्शन हो जाएगा, कुछ लड़कियां उसको ढकेंगी, कुछ नहीं ढकेंगी। हमारी क्लासेस में समाज की डाइवर्सिटी दिखे, यह आर्गुमेंट नहीं माना गया। होमोजीनिटी के लिए, डिसिप्लिन के लिए, कंट्रोल के लिए यह एक हिस्टोरिक और माइलस्टोन जजमेंट है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और संविधान की तरफ लौटें। धर्म की स्वतंत्रता उतनी ही आपको मिलेगी जितनी संविधान से कंपैटिबल हो।
ओवर रिलीजियोसिटी से, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रिलीजियोसिटी से बचें तो बेहतर है। धन्यवाद।